गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 30th ऑफ अगस्त पे हम पहुंच चुके हैं और जहां पे द हिंदू के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के थ्रू कवर किया जाएगा। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और यहाँ पर शुरुआत करेंगे एक कोटेशन के साथ। द वे आई सी इट, इफ यू वांट द रेनबो यू गोटा पुट अप विद द रेन। अब इसको यूपीएससी के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे रेनबो क्या है और रेन क्या है। Here the rainbow is your UPSC result and the rain is the hard work which you have to put in। तो यहाँ पे ये बेसिकली चीज बताने की कोशिश करी जा रही है कि जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, अगर आपको उनको पूरा करना है तो डेफिनेटली जो एक हार्ड पाथ होता है, एक मुश्किल रास्ता जो होता है, उसके थ्रू तो आपको जाना ही पड़ेगा। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एमसीक्यूज एवरीडे बेसिस पे सॉल्व करने ही पड़ेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करनी पड़ेगी। डजंट मैटर कि आपको ये सब चीज़ें कितनी ही बोरिंग लगती हैं। अगर आपको रेनबो चाहिए, इट मीन्स अगर आपको यूपीएससी के लिस्ट के अंदर अपने नाम को लेके आना है तो इस प्रोसेस से होके तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए टॉपिक्स देख लेते हैं आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बान आउल को लेके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, महात्मा अयंकाली के बारे में डिस्कस करेंगे, देन एक दर्शक ऐप है लेफ्टिनेंट जनरल जेएनके, इनकी पावर्स क्या होती हैं इसको देखेंगे, इलेक्शन कमीशन के बारे में देखेंगे, देन एक चुनौती करके एक सिस्टम है उसको देखेंगे, जनधन योजना के ऊपर भी एक क्वेश्चन है, एरियाज को डिस्कस करेंगे, देन विंड एनर्जी और यूएनएससी को लेकर भी यहाँ पर क्वेश्चन हैं जो हम देखने वाले हैं, और फाइनली सब कुछ रिवाइज करेंगे। जो मार्किंग स्कीम है वो आप जानते ही हैं, 6 या 6 से ज़्यादा अगर आपको स्कोर करते हैं तो आप सेफ जोन में होते हैं और आपको कोशिश यही करनी है कि 6 या 6 से ज़्यादा स्कोर करिए। लेस देन 6 स्कोर आता है आपका तो आप रिवाइज कर लीजिएगा इसे ज़रूर, और एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। 6 से ज़्यादा स्कोर आता है तो एक दिन के बाद आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बान आउल। बान आउल के ऊपर 3 स्टेटमेंट दे रखे, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। रिसेंटली इसके ऊपर न्यूज़ थी, न्यूज़ क्या थी वो भी देखेंगे, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीसीज ऑफ आउल। आउल के अंदर अगर हम बान आउल की बात करते हैं तो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ये अपने आप में एक स्पीसीज है आउल की, हो सकता है। इट इज यूजुअली फाउंड इन पोलर रीजन्स, पोलर रीजन्स के अंदर ये ज्यादातर मिलता है। इट इज रिवर्ड एज द कैरियर ऑफ लक्ष्मी इन बंगाल। तो बंगाल के अंदर जो गॉडेस लक्ष्मी है उनका कैरियर के तौर पे इसे यहां पर पूजा जाता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, लक्षद्वीप की एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी एक डिसीजन लिया, एक पायलट प्रोजेक्ट जो वो स्टार्ट कर रहे हैं, और वहां पर रैट्स जो हैं जो कि फसलों को काफी खराब कर देते हैं, उनकी जो संख्या है उनको कम करने के लिए बान आउल जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए अगर रैट्स की संख्या कम करनी है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी फसलों को खराब कर रहे हैं, तो दूसरे ऑप्शन भी रहते हैं आउल के अलावा। जैसे कुछ लोग कैट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, स्नेक्स, क्योंकि स्नेक्स भी जो है रैट्स के ऊपर फीड करते हैं, तो ये सब चीजें भी करी जाती हैं। लेकिन वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बान आउल का जो ऑप्शन है वो सबसे बेहतर लगा, इस वजह से बान आउल को वहां पे इंट्रोड्यूस करें ताकि चूहों की जो संख्या है उसे कम किया जा सके और वहां की जो फसल है उसको बचाया जा सके। तो अगर हम इस आउल के बारे में देखें, क्योंकि अब इसके बारे में करंट अफेयर्स में न्यूज थी तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इज इट द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीसीज ऑफ आउल? तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीसीज है और ऑलमोस्ट हर जगह पे ये आपको मिल जाएगा। लेकिन पोलर रीजन जो होते हैं या डेजर्ट रीजन जो होते हैं वहां पर इसकी संख्या जो है बहुत ही कम होती है, मामूली आप कह सकते हैं। तो इट इज नॉट यूजुअली फाउंड इन द पोलर रीजन और द डेजर्ट रीजन। पोलर और साथ में डेजर्ट रीजन की बात करें तो वहां पर ये नहीं मिलता है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी इसी वजह से इनकरेक्ट हो जाती है। और जो गॉडेस लक्ष्मी है उनको जो कैरियर होता है उनका, ये आउल जो होता है बान आउल कंसीडर किया जाता है और उसको पूजा भी जाता है। तो तीसरी स्टेटमेंट जो हमारी है वो भी ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि ये 2 स्टेटमेंट जो है हमारी वो करेक्ट है। इंट्रोड्यूस किया जा रहा है लक्षद्वीप के अंदर ताकि जो डैमेज है किसके द्वारा, रैट्स के द्वारा किया जाता है, जो कि कोकोनट यील्ड जिसकी वजह से कम हो जाती है वो कहीं ना कहीं कर्टेल करी जाएगी, इसके थ्रू ध्यान रखिएगा। अगर बात करी जाए कहाँ कहाँ पे मिलता है, हिमालयन रीजन में आपको मिल जाएगा, मोस्ट ऑफ इंडोनेशिया में आपको मिल जाएगा, कुछ पैसिफिक आइलैंड्स के ऊपर भी जो ये है बान आउल आपको देखने को मिल सकता है। अगर बान आउल की बात करें तो आईयूसीएन स्टेटस इसका देखा जाए तो आईयूसीएन स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, which is the second question. Which of the following statement is or are correct about महात्मा अयंकली? महात्मा अयंकली अभी रिसेंटली न्यूज में थे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी महात्मा अयंकली को रिमेंबर किया है उनकी जयंती के ऊपर, इसी वजह से इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वॉज ही द सोशल रिफॉर्मर हु वर्क फॉर द एडवांसमेंट ऑफ डिप्राइव्ड क्लास? क्या वो सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने डिप्राइव्ड क्लासेस के लिए काम करा? हो सकता है। ही बिलोंग टू पोलेयार कम्युनिटी, पोलेयार कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे। तीसरी स्टेटमेंट कहते हैं ही प्राइमरली वर्क फॉर विमेन इन मैसूर रीजन, मैसूर रीजन के अंदर विमेन के लिए उन्होंने खास तौर पे काम किया था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इनको इनकी जयंती पे याद किया है महात्मा जी को,
इस वजह से न्यूज में थे और क्वेश्चन इनके ऊपर आ सकता है। तो यहाँ पर वाज ही द सोशल रिफॉर्मर? यस, ये सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने सो कॉल्ड अनटचेबल्स के लिए और डिप्राइव्ड क्लास के लिए काफी काम किया है। तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। अगर बात करें तो पुलियर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जी हाँ, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, पुलियर कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे और दलित के लिए उन्होंने ट्रेवनकोर रीजन में खास तौर पे काम किया। तो थर्ड स्टेटमेंट जो हमारी है वो इनकरेक्ट हो जाती है, ध्यान रखिएगा। दलित्स के लिए, अनटचेबल्स के लिए उन्होंने बहुत काम किया है यहाँ पर, ताकि जो सोशल मोबिलिटी है, जो एक स्टेटस वो डिजर्व करते हैं, उनको वो स्टेटस दिया जा सके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा, ट्रेवनकोर रीजन और दलित कम्युनिटी के लिए जो उन्होंने काम किया, ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अयंगली के बारे में और चीजें बात करी जाए तो इन्होंने एक साधु जन परिपालन संगम यहाँ पे इसको फाउंड किया था, SJPS जिसको कहते हैं शॉर्ट में। एक एसोसिएशन थी जिसमें पुअर लोग, जो गरीब लोग होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाता था। ये काफी कैंपेन्स भी जो होते थे वो चलाया करते थे वहां पर। अयंगली ये बाद में चल के मेंबर ऑफ असेंबली भी बने ट्रेवनकोर के अंदर, ये चीज भी आप याद रखिएगा, कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में पूछी जा सकती है। केरला में ही इनका जन्म हुआ था और दलित कम्युनिटी के अंदर ही जन्म हुआ था। तो इन्होंने जितने भी डिस्क्रिमिनेशन होती थी वो डेफिनेटली फेस करी होंगी और कहीं ना कहीं इनको लगा होगा कि इन डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहिए और इसी वजह से इन्होंने इन डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए और दलित कम्युनिटी के उत्थान के लिए इन्होंने काफी काम किया था, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज दर्शक ऐप इज एसोसिएटेड विद। दर्शक ऐप किस चीज के साथ एसोसिएट करती है? क्या ये फार्मर्स बेनिफिशियरीज के लिए काम करती है, जनधन बेनिफिशियरीज के लिए, विमेन बेनिफिशियरीज के लिए या पेंशन बेनिफिशियरीज के लिए? सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अभी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी गई है ताकि एक सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया जा सके, ताकि बैंक्स को लोकेट किया जा सके और एटीएम्स कहां पर है, बैंक मित्रस कहां पर है, बैंक ब्रांचेस कहां पर है, पोस्ट ऑफिस कहां पर है, ये सब चीजों का पता लगाया जा सके। तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर ऐप लॉन्च करी गई है ये जनधन बेनिफिशियरीज के लिए लॉन्च करी गई है। बी इज द करेक्ट आंसर। दिस ऐप इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड टू आइडेंटिफाई विलेजेस विच आर नॉट सर्व्ड बाय बैंकिंग टच पॉइंट्स, जहां पे बैंकिंग की फैसिलिटी ही नहीं है, तो वहां पर जो जगह होंगी वो भी इसके अंदर हमें पता चल जाएंगी। और इसके अलावा साथ में ही जो लोग ऐसी जगह पे रहते हैं तो विद इन 5 किलोमीटर्स में कौन सी बैंकिंग फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल है ताकि वो अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सके, तो वो भी इंफॉर्मेशन जो होगी इसके अंदर मिल जाएगी। एफर्ट्स हैव रिजल्टेड इन अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सच विलेजेस। और जब ये बताना शुरू किया इस ऐप ने कि ऐसे विलेजेस भी एग्जिस्ट करते हैं जिसकी 5 किलोमीटर की पेरिफेरी में कोई भी बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो उन विलेजेस की संख्या भी कम होने लग गई, बिकॉज यहाँ पर जो बैंकिंग की जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उनको ये जानकारी मिलने लगी कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर अभी तक बैंकिंग पहुंची नहीं है। तो जनधन बेनिफिशियरीज के लिए दर्शक ऐप जो थी वो स्टार्ट करी गई थी और काफी अच्छा इसका अभी तक का रिस्पॉन्स रहा है। बी इज द करेक्ट आंसर, देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एलजी के बारे में है। जम्मू कश्मीर के एलजी को लेकर यहाँ पर चीजें बताई गई हैं, पूछा गया कि कौन कौन से 3 एरियाज दिए गए यहाँ पे, इनमें से कौन कौन से एरियाज जो हैं वो एलजी के अंडर में आते हैं। 3 एरियाज कौन से? पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर है, ऑल इंडिया सर्विस है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, अभी रिसेंटली हुआ क्या है, होम मिनिस्ट्री ने कुछ नए रूल्स जो हैं उसको आइडेंटिफाई किया है और बताया है उसको कंसर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जेएनके, क्योंकि अब ये यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, तो इसकी वजह से नए रूल्स जो है वो यहाँ पे नोटिफाई किए गए और इसके अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर को काफी पावर्स दी गई है और ये भी बताया गया कि एलजी के पास क्या पावर्स रहेंगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास क्या पावर रहेंगी। ठीक है, अगर हम बात करें पुलिस की, पब्लिक ऑर्डर की, ऑल इंडिया सर्विस की, तो यस, ये जो तीनों ही चीजें हैं हमारी, ये तीनों फॉल करती हैं लेफ्टिनेंट जनरल के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर तो हो जाएगा सी, ऑल द अबव फॉल अंडर एलजी, इंप्लाइंग दैट कि चीफ मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल हैव नो से इन देयर फंक्शनिंग। तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई रोल रहेगा नहीं ज्यादा, क्योंकि ये जो तीनों एरियाज हैं ये एलजी के अंडर में फॉल करते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा कि कौन से एरियाज एलजी के अंदर आते हैं और कौन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनसे डील करेंगे। इसके अलावा जो एलजी होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो भी उन्हीं को ही बताए जाएंगे और वो उनके ही डोमेन के अंडर आएंगे, ध्यान रखिएगा। अदर देन जो यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज के अलावा जो नॉन ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स होंगे वो किसके अंदर आएंगे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो है वो उससे डील करेंगे, लेकिन ऑल इंडिया सर्विस की जहां पे बात होगी उससे डील करेंगे हमारे एलजी, ध्यान रखिएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या स्टेट्स यूज इलेक्शन कमीशन और वोटर्स लिस्ट फॉर लोकल बॉडी इलेक्शंस। तो कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो कि लोकल बॉडी इलेक्शंस के अंदर इलेक्शन कमीशन की जो वोटर लिस्ट होती है उसको यूज करते हैं। अब ये क्यों किया जा रहा है, बिकॉज देखिए प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने अभी एक मीटिंग जो थी वो हेल्ड करी थी, उसमें कहा गया था कि क्या ऐसी चीजें करी जा सकती हैं कि इलेक्शन कमीशन एंड लॉ मिनिस्ट्री
जो है इन्होंने भी डिस्कस किया था इस चीज़ को लेके, किस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन की वोटर्स लिस्ट है उसी को ही हम स्टेट असेंबली के अंदर और इसके अलावा लोकल बॉडी के जो इलेक्शंस होते हैं वहां पर यूज कर सकें। तो बेसिकली एक कॉमन वोटर लिस्ट बनाने की जो बात थी, एक पॉसिबिलिटी जो थी, उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन जो था वो किया गया था। आप जानते हैं हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन है और फिर हमारे पास स्टेट इलेक्शन कमीशन भी है। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है वो वेरियस इलेक्शंस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर हम लोकल बॉडी की बात करें तो उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो रोल होता है वो कॉन्स्पिक्यूअस हो जाता है। तो कई बार तो इस स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए गए जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर इलेक्शन कमीशन की ही वोटर लिस्ट को यूज कर लिया जाता है पूरी की पूरी, लेकिन काफी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो कि इस लिस्ट को यूज नहीं करते। बात यह करी जा रही थी कि क्यों ना हम एक ही कॉमन इलेक्टोरल रोल जो है वो बना दें ताकि किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो, म्युनिसिपैलिटी हो, स्टेट असेंबली हो, लोकसभा हो। तो अगर कॉमन इलेक्टोरल रोल रहेगा तो जो बेसिकली कंफ्यूजन की जो पॉसिबिलिटी हुआ करती थी वो चली जाएगी। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जो कि इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट को यूज करते हैं? क्या उत्तर प्रदेश उसमें से एक है? उड़ीसा, केरला? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, ना ही उत्तर प्रदेश, ना ही उड़ीसा, ना ही केरला, डी इज द करेक्ट आंसर। इन तीनों में से कोई भी इलेक्टोरल वोटर लिस्ट को यूज नहीं करता है, इन्होंने अपनी अपनी लिस्ट बनाई हुई है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश जो है ये भी इस लिस्ट को यूज नहीं करता है, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं करता है। देन अदर स्टेट्स आर नागालैंड, और यूटीज की बात करें तो जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो भी इस लिस्ट को यूज नहीं करते। ये स्टेट्स जो है इलेक्टोरल कमीशन की वोटर लिस्ट को यूज नहीं करते हैं, बाकी के जो स्टेट्स हैं वो इसको करते हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम को अब यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश करी जा रही है। इसी वजह से ये मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि क्या एक कॉमन इलेक्टोरल रोल होना चाहिए, होना चाहिए तो उसके क्या फायदे होंगे, नहीं होना चाहिए तो उसके क्या फायदे होंगे, और इनके नुकसान भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मेरिट्स डिमेरिट्स आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है कॉमन इलेक्टोरल रोल की, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए, इलेक्शन कमीशन कौन कौन से यहाँ पे इलेक्शंस कराते हैं, तो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो गए, इसके अलावा प्रेसिडेंट के हो गए, वाइस प्रेसिडेंट के होंगे, स्टेट असेंबलीज के हो गए, काउंसिल के हो गए, तो वो सब कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्शन कमीशन की। अगर हम स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें तो म्यूनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन होते हैं उनको कराना हो, पंचायत के इलेक्शन कराना हो, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है। और अब इन जो दोनों के रोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इलेक्टोरल रोल्स, उनको यूनिफॉर्म बनाने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, जो स्पेक्ट्रम की जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज है, नाउ दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लक्ष्मीकांत के, उससे कंसर्निंग जो सीरीज है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां पर जाके आप इन सीरीज को ट्राई कर सकते हैं। और इससे होगा क्या, बेसिकली प्रीलिम्स के अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं वो सोल्व करने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चुनौती को लेकर है। नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट इज लॉन्च्ड बाय, अभी चुनौती करके एक जो पर्टिकुलर चैलेंज लॉन्च किया गया है, ये किसने लॉन्च किया है? क्या ये मीटी ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने चुनौती जो है नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज इसको लॉन्च किया है, और ये बेसिकली टायर 2 सिटीज के अंदर, टायर 2 टाउन्स जो होते हैं वहां पर लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए ऑलरेडी अराउंड 95 करोड़ जो था वो ईएमआर करके रखा हुआ था, और यहाँ पे जो स्टार्टअप में जो नए नए अवेन्यूज आते हैं वो पूछा जाएगा कि किस तरीके से कुछ ऐसे एरियाज है जैसे एग्रीकल्चर का एरियाज है, एनर्जी का एरियाज है, वहां पर क्या नई चीजें करी जा सकती हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से एरियाज है। ए तो पहले इसका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने चुनौती को लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब एरियाज कौन कौन से इसके अंदर कवर करेंगे, देखिए 95 करोड़ ये मार्क करेंगे वो तो मैंने आपको बता ही दिए। यहाँ पर 300 स्टार्टअप्स जो होंगे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और वहाँ पे 25 लाख के आसपास की जो फंडिंग है, सीड फंडिंग जिसको हम कहते हैं, शुरुआती जो फंडिंग रहेगी वो इसके अंदर दी जाएगी। इसके अलावा फोकस किस किस का होगा, इसके अंदर एजुकेशन की टेक्नोलॉजी लाने के लिए एजुकेशन स्टार्टअप के ऊपर फोकस होगा, एग्री टेक्नोलॉजी के ऊपर, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, तो ऐसे स्टार्टअप जो एजुकेशन के एरियाज में, एग्रीकल्चर के एरियाज में, फाइनेंस के एरियाज में, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, इन एरियाज के जो स्टार्टअप्स होंगे वहां पर 25 लाख की जो सीड फंडिंग है वो देने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो हमारा आंसर आप जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर या पिलर्स इज और आर इनकरेक्ट अबाउट जनधन योजना। कल हमने जनधन योजना के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि 6 साल हो गए हैं स्कीम को,
कंप्लीट हुए एग्जाम में आने के चांसेस बन जाते हैं जब कुछ इस तरीके से कोई एक पर्टिकुलर 6 साल हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं। तो अगर वो चीज़ न्यूज़ में उसको कवर किया गया है तो डेफिनेटली एग्जाम में आने के चांसेस बन जाते हैं। अगर न्यूज़ उसको कवर नहीं करती है तो 6-7 हो रहे हैं, 7 साल, 8 साल हो रहे हैं, ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है। तो यहाँ पर कल भी मैंने आपको पिलर्स बताए थे, 6 मेजर पिलर्स थे इस पर्टिकुलर स्कीम के, और यहाँ पर 4 पिलर्स दिए गए और आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ऐसा कौन सा पिलर है जो इसका पिलर है ही नहीं। क्या फाइनेंशियल लिटरेसी एक इसका पिलर है? पेंशन स्कीम, क्रेडिट गारंटी फंड, इंश्योरेंस, कल मैंने आपको 6 पिलर्स बताए थे। अगर आपको याद होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए आंसर करना आसान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आपको इनकरेक्ट बताना है। चलिए ओके, तो मैंने आपको कल 6 पिलर्स बताए थे जिसमें से मैंने आपको यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज बताया था, वो मैंने क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट में डाला भी था। तो यहाँ पे उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल लिटरेसी, लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करना। बिकॉज अभी होता क्या है, देखिए कुछ लोग फाइनेंशियस जो उनके होते हैं काफ़ी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, अर्निंग भी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होने की वजह से वो सेविंग नहीं कर पाते हैं। सेविंग नहीं कर पाते तो खर्च ज़्यादा करते हैं और इसी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए यही नहीं पता होता है उनको। सो दीज पीपल आर गुड इन अर्निंग, कमाना तो उनको आता है लेकिन सेव कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, ये सब चीज़ें नहीं पता होती। तो यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी का जो कंपोनेंट है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेंशन स्कीम का जो दूसरा फंक्शन है, दूसरा पिलर है, वो भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। क्रेडिट गारंटी फंड जो है वो भी इसके अंदर डाला गया और इंश्योरेंस का कंपोनेंट भी एक पिलर के तौर पे इस पे डाला गया है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि पूछा था कि इनमें से कौन सा पिलर नहीं है और चारों के चारों ही पिलर हैं जनधन योजना के, जो हमने कल देखे भी थे। यहाँ पर 6 पिलर्स मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ। यूनिवर्सल एक्सेस के बारे में हमने कल देखा था। बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो डबल हो गई थी, पहले 5,000 हुआ करती थी 2014 में और 2018 के पास इसे डबल कर दिया गया था, ये भी मैंने आपको बताया था। कंडीशनली डबल किया है लेकिन डबल कर दिया है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं 8th क्वेश्चन के ऊपर। आज के क्वेश्चन नंबर 8 जो है एरियाज के बारे में है। एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ऑफ स्टेट्स, पूछा गया कि एरियाज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली कहती है इट गोट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, 1956 कंपनीज एक्ट के अंदर इसे रजिस्टर कराया हुआ है। हो सकता है एमएनआरई दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो एमएनआरई जो है वो नोडल एजेंसी रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी नए मैटर्स होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर या फिर न्यू एनर्जी को लेकर। हो सकता है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इंक्लूड सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड पावर, हाइड्रो पावर, बायोमास। तो अगर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो उसमें सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एंड हाइड्रो पावर, बायोमास, ये सब चीजें आती हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अगर पहली स्टेटमेंट को देखा जाए तो क्या एरियाज जो है वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर हुआ है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर कराया हुआ एरियाज दैट इज एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। दूसरी जो है एमएनआरई के बारे में बात किया हुआ है। एमएनआरई इज द नोडल एजेंसी या फिर आप कहें कि ये बेसिकली मिनिस्ट्री है किसके लिए, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सभी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। थर्ड की बात करें तो यस, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की जहाँ पे बात करी जाती है तो उसके अंदर सोलर, जियोथर्मल, विंड, हाइड्रो पावर, बायोमास, ये सब चीज़ें आती हैं। तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा डी। अभी हुआ क्या है, बेसिकली 6th फाउंडेशन डे जो है एरियाज का दैट इज एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ऑफ स्टेट्स, इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था। गवर्नमेंट ने इसी वजह से एक वेबसाइट जो है और एक टेलीफोन डायरेक्टरी जो है एरियाज की उसको भी लॉन्च किया। इसी वजह से एरियाज जो है आपको पता होना चाहिए कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर कराया हुआ है इसे। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है विंड एनर्जी के बारे में पूछ रहा है कि 3 स्कीम्स के नाम नीचे दिए गए, पूछा है कि ये तीनों में से कौन सी विंड एनर्जी से एसोसिएट करती है। पहली स्कीम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, पीएम कुसुम जिसको शॉर्ट में कहते हैं। ये स्कीम क्या विंड एनर्जी से एसोसिएट करती है। अटल ज्योति योजना, देन है सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सोचिए। चलिए देखिए, जो तीनों स्कीम्स हैं, अगर हम पीएम कुसुम की बात करें, अटल ज्योति योजना की बात करें, सूर्य मित्रा स्किल डेवलपमेंट की बात करें, तो ये तीनों ही सोलर एनर्जी से एसोसिएट करती है, ना कि विंड एनर्जी से। रिन्यूएबल एनर्जी तो है ये, अगर यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी होता तो तीनों को ही हम करेक्ट मानते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली विंड एनर्जी दिया है, सोलर नहीं दिया है, इसी वजह से तीनों गलत हो जाता है और हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों में से कोई भी विंड एनर्जी से एसोसिएट नहीं करता है। देखिए मेंस में अगर आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये स्लाइड्स जो है ध्यान से देखिएगा, यही स्कीम्स के नाम आपको मेंस के आंसर्स के अंदर भी लिखने पड़ेंगे। जैसे सोलर एनर्जी के अंदर आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करेंगे जिसको पीएम ने स्टार्ट किया था।
जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया था, तो बिल्कुल मत भूलिएगा। देन वन सन वन वर्ड वन ग्रिड के बारे में बात करिएगा जरूर। देन इसके अलावा नेशनल सोलर मिशन के बारे में डिस्कस करिएगा। आंसर के अंदर पीएम कुसुम के बारे में लिखिएगा, अटल ज्योति योजना के बारे में लिखिएगा। इसके अलावा सूर्यमित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, रेवा सोलर पावर प्लांट जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था, इसके बारे में आप जानकारी दीजिएगा। विंड एनर्जी की बात करें तो नेशनल विंड रिसोर्स असेसमेंट प्रोग्राम के बारे में जरूर लिखिएगा। नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी को डिस्कस कर सकते हैं। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी को भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि तमिलनाडु के अंदर है। वेस्ट टू एनर्जी के बारे में भी आप कुछ चीजें लिख सकते हैं। बायो एनर्जी के बारे में भी आप जो है ये एक ग्राफ सा भी बना सकते हैं कि किस तरीके से जो एनर्जी है जनरेट करी जाती है, बायो एनर्जी। ध्यान रखिएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज कंसर्निंग यूएनएससी एंड विमेन पीस कीपर्स। तो अभी रिसेंटली न्यूज थी, क्या थी वो भी देखेंगे, बट पहले यूएनएससी एंड विमेन पीस कीपर्स के ऊपर 3 स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है, इंडिया वाज इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2 ईयर टर्म्स बिगिनिंग जनवरी 1, 2021। इंडिया जो है बेसिकली उसको नॉन परमानेंट मेंबर यहाँ पर सिलेक्ट किया गया यूएनएससी के अंदर। 2 साल का टाइम है यहाँ पे टेन्योर है, और जो कि जनवरी 1, 2021 से शुरू होगा। द कंट्री मेड हिस्ट्री इन 2007 व्हेन शी डिप्लॉयड द फर्स्ट ऑल विमेन पुलिस यूनिट इन अ यूएन मिशन इन लिबिया। लिबिया के अंदर एक हमने जो ऑल विमेन पुलिस यूनिट थी उसको डिप्लॉय किया था 2007 के अंदर। ये भी हो सकता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ यूनिफॉर्म पर्सनल टू द यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज। तो इंडिया जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर हमारा रहता है अगर हम यूनिफॉर्म पर्सनल की बात करें यूएन पीस कीपिंग फोर्स के अंदर। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अभी रिसेंटली इंडोनेशिया के द्वारा एक रेजोल्यूशन जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कहा गया है कि जो विमेन पर्सनल हैं पीस कीपिंग फोर्स के अंदर, पीस कीपिंग ऑपरेशन के अंदर, विमेन पर्सनल का कहीं ना कहीं रोल होना चाहिए और एक मीनिंगफुल रोल उनका होना चाहिए। इंडिया ने भी इसको को स्पॉन्सर किया है इंडोनेशिया के साथ। इसी वजह से यूएनएससी भी न्यूज में थे और विमेन पीस कीपर भी न्यूज में थे। अब बात करते हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट। इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट बट इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट। इसी वजह से ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, बिकॉज इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट बट वन ऑफ द लार्जेस्ट। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, द कंट्री हैज मेड इन हिस्ट्री इन 2007 व्हेन शी डिप्लॉयड द फर्स्ट ऑल विमेन पुलिस यूनिट इन द मिशन। यस, हमने ऑल विमेन पुलिस यूनिट भेजी तो थी, लेकिन लिबिया के अंदर नहीं, लाइबेरिया के अंदर। तो इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। क्या 2 साल का टेन्योर हमें नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिल रही है जनवरी 1, 2021 से? तो ये जो फैक्ट है ये बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सेकंड और थर्ड हमारी इनकरेक्ट है। ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या रहता है। देखिए, अगर यूएनएससी के अंदर हम बात करें तो एक तो पहले ये जान लीजिएगा कि जो यूएन के अंदर जो विमेन पुलिस यूनिट जो भेजी गई थी वो लाइबेरिया के अंदर भेजी गई थी 2007 में, एंड इट वाज वन ऑफ द एपिक मोमेंट फॉर अस। बट अगर बात करें जाए कंट्रीब्यूशन की, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। अगर हम यूनिफॉर्म पर्सनल की बात करें यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर, नॉट द लार्जेस्ट। ध्यान रखिएगा, 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। अब विद इन 2 मिनट्स के अंदर रिवाइज करेंगे इसे, फिर क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे और फिर विनर ऑफ द डे को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमने बान आउल के बारे में देखा था। मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीसीज है आउल की, और पोलर रीजन डेजर्ट रीजन को छोड़ के बाकी सभी जगह आपको मिल जाएगी। गॉडेस लक्ष्मी के कैरियर के तौर पर भी इसको जाना जाता है। और अभी लक्षद्वीप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इसको इंट्रोड्यूस किया ताकि जो रैट्स की पॉपुलेशन है उसको कम किया जा सके, ताकि जो फसलें होती है वो नष्ट ना हो वहां पर। फिर हमने देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा अयंकली के बारे में। ही वाज अ सोशल रिफॉर्मर। यस, डिप्राइव्ड क्लासेस के लिए काफी काम किया था। पोलर कम्युनिटी से आते थे और ट्रेवनकोर में उन्होंने जो डिप्राइव्ड क्लासेस थी उनके लिए काफी यहाँ पर एफर्ट्स किए थे। इसके बाद हमने डिस्कस किया था दर्शक ऐप के बारे में। जनधन बेनिफिशियरीज के लिए आसपास की जो बैंकिंग फैसिलिटीज होती है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। बैंक मित्रास, पोस्ट ऑफिस, एटीएम्स, इनके बारे में जानकारी मिल जाती है। एलजी के पास पुलिस पब्लिक ऑर्डर ऑल इंडिया सर्विस दे रखी है। जम्मू कश्मीर में नॉन ऑल इंडिया सर्विस जो है वो वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है, चीफ मिनिस्टर के पास है। देन अदर देन दैट, अगर कोई भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो वो एलजी को ही रेफर किया जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर हमने देखा था वोटर्स लिस्ट के बारे में बात चल रही है, यूनिफॉर्म वोटर्स लिस्ट के बारे में। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, केरला, जेएनके की बात करी जाए, मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो ये यूनिफॉर्म लिस्ट को फॉलो नहीं करते हैं। एसईसी और ईसी दैट इज इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन, दोनों की जो लिस्ट है वहां पर दोनों में जो वोटर्स रोल रहता है वो अलग अलग रहता है। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 जो था चुनौती के बारे में था। मीटी ने इसे लॉन्च किया है। स्टार्टअप्स आएंगे, एग्री स्टार्टअप्स, एजुकेशन स्टार्टअप्स, इनको फंडिंग जो होती है सीड फंडिंग वो यहाँ पर 300 स्टार्टअप्स को देने की बात करी गई है। 95 करोड़ का पहले ही ईएमआई करके पैसा रखा हुआ है। इनकरेक्ट पूछा था जनधन योजना के पिलर्स के बारे में, तो यहाँ पे ये चारों ही पिलर्स थे इसके, हमने कल भी डिस्कस किया था। इसके अलावा बेसिक सेविंग बैंक्स अकाउंट, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सब चीजें इसके अंदर डाली गई हैं। बीमा या फिर इसके अंदर इंश्योरेंस का जो कंपोनेंट है वो भी रखा गया। इसके बाद हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 6 एरियाज के बारे में। ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अंदर
रजिस्टर किया हुआ है। MNRE जो है वो नोडल एजेंसी है, और इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी की टाइप्स थी वो भी हमने डिस्कस करी थी। देन हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था विंड एनर्जी के बारे में। ये तीनों ही चीज़ें जो थी सोलर एनर्जी के अंदर आती थी। हमने डीपली इसको देखा था, ये स्कीम्स के बारे में। विंड एनर्जी में क्या क्या आता है वो भी इसमें डिस्कस किया था। एंड देन वेस्ट टू एनर्जी में क्या क्या चीज़ें लिखी जा सकती है मेंस के पर्सपेक्टिव से, बायो एनर्जी, ये चीज़ें हमने देखी थी। लास्ट में हमने UNSC के बारे में देखा था। नॉन परमानेंट स्टेटस हमें मिल जाएगा, 2021 से शुरुआत होगी 2 साल के लिए। और हमने जो 2007 में ऑल विमेन पुलिस यूनिट भेजी थी वो भेजी थी लाइबेरिया के अंदर, ध्यान रखिएगा। एंड वी आर ऑन द 5th नंबर अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं यूनिफॉर्म पर्सनल की UNSC के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो रिवीजन हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब एक बार कल के लिए जो क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है उसको देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। हमने लास्ट टाइम उड़ान 4.0 के बारे में देखा था, तो एक लाइन में मुझे बताइएगा उड़ान 4.0 के अंदर कौन कौन से एरियाज को कवर किया जाएगा। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसमें अनुष्का राजपूत ने करेक्ट आंसर किया। अनुष्का, आप हमें मेल करके बता दीजिएगा netmockprep@gmail.com पे कि आपको जो PDF चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। इसके अलावा मार्किंग स्कीम में 6 या 6 से ज़्यादा स्कोर किया, देन यू आर इन द सेफ जोन। लेस देन 6 स्कोर किया तो दोबारा से देख लीजिएगा और एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मोर देन 6 स्कोर किया है तो 24 आवर्स के बाद इसे रिवाइज कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आपको इसकी PDF जो पूरा लेक्चर हमने किया है वो भी मिल जाएगी, और कोई भी आपका डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, यू कैन प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।